नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने इतिहास के क्रम में प्राचीन इतिहास के क्रम में हमने पढ़ा था शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश के बाद हमारा जो देसी या क्षेत्रीय उत्तराधिकारी या राजवंशों के बारे में अगर मैं बात करूं, मौर्योत्तर काल का, तो कण्व वंश का नंबर आता है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। तो कण्व वंश में दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा ही बहुत कुछ है कि जो एग्ज़ाम में जहाँ से पूछा जा सकता है। कण्व वंश के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद हम आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताएंगे आप लोगों को। आंध्र सातवाहन वंश से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से जानकारी लेंगे। अब आगे चलते हैं, हम कण्व वंश की तरफ देखते हैं। कण्व वंश में क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर देखा जाए तो कण्व वंश की जो स्थापना है, कण्व वंश की जो स्थापना है मित्रों, वह किसने किया था? वासुदेव ने। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने। जैसा कि आप जानते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का विरोध किया, ऐसा इतिहास का मानना है। इतिहास में कहा गया है, पुराणों का मानना है। जैसे दिव्यावदान में कहा गया है कि जो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग जो थे, उन्होंने बौद्धों का विरोध किया और ब्राह्मणों की प्रभुत्व को आगे किया। फिर अगर मैं देखता हूँ कि अगर शुंग वंश की राज्य की अगर पतन जब स्टार्ट हो जाता है, लास्ट में एक अंतिम जब शासक बचते हैं देवभूत, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके उनके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में, कब? 75 ईसा पूर्व में कण्व राजवंश की नींव रखते हैं। किसका? कण्व राजवंश की वो नींव रखते हैं। कौन? वासुदेव। अब उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। कण्व वंश में कितने शासक हुए थे? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। कण्व वंश में कितने शासक हुए थे? 4 शासक हुए थे। कण्व वंश में 4 शासक हुए थे। पहला कौन था? वासुदेव कण्व, दूसरे भूमिमित्र कण्व, तीसरे नारायण कण्व, चौथे सुशर्मन कण्व। ठीक है, तो ये 4 शासक थे किसके? कण्व वंश के। अब यहाँ पे जो अंतिम शासक हुए सुशर्मन, या हम इनको सुशर्मा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये अंतिम शासक सुशर्मन जो थे, इनकी हत्या 30 ईस्वी पूर्व में या 30 ईसा पूर्व में कौन कर देते हैं? सिमुक जो थे, इनके सचिव थे सुशर्मन के क्या थे? ये सचिव, इनके सचिव थे। इन्होंने जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि जो कण्व वंश है, वासुदेव जो हैं, वासुदेव के पुत्र कौन थे? वासुदेव के पुत्र थे भूमिमित्र कण्व। और फिर नारायण कण्व कौन थे? वो थे भूमिमित्र कण्व के पुत्र थे। और इसी प्रकार जो है सुशर्मन जो थे या सुशर्मा जो थे, वो नारायण कण्व के पुत्र थे। तो कण्व वंश में बस इतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे ज़्यादा कण्व वंश में बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, या राजाओं का क्रम पूछ सकता है, या उनके अंतिम राजा पूछ सकता है, या प्रथम संस्थापक राजा के बारे में पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। ये है आंध्र सातवाहन वंश का जो मैप है। यहाँ जहाँ तक उनका राज्य का विस्तार था, यहाँ से देखो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये अगर इधर वाला ये वाला एरिया देखा जाए तो ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात का, और जो कच्छ का रण है यहाँ पे। और इधर अगर देखो तो आंध्र प्रदेश का लगभग कुछ भाग, और यहाँ पर तमिलनाडु का कुछ भाग, कर्नाटक, इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात, और इधर जो है लगभग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक हम मध्य प्रदेश कह सकते हैं। यहाँ तक आंध्र सातवाहन वंश का जो शासन था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे
वो कौन थे? सातवाहन वंश। अगर आंध्र सातवाहन वंश की बात करें, आंध्र सातवाहन वंश, अगर आंध्र सातवाहन वंश की बात किया जाए तो ये कब से कब तक था शासन इसका? 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा या ईस्वी तक कह सकते हैं। ठीक है, 250 ईस्वी तक आंध्र सातवाहन वंश का शासन था। तो आंध्र सातवाहन वंश में जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था सिमुक। सिमुक का शासनकाल जो था वो 30 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक सिमुक का शासनकाल था। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? सिमुक। तो उन्होंने 30 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। यद्यपि उसके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, तथापि पुराणों से हमें यह ज्ञात होता है कि कण्व शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की नींव रखी। तो दोस्तों, वायु पुराण में, जैसे पुराणों में कहा गया है, वायु पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि कण्व वंश के शासकों का नाश करके, कहने का मतलब ये है इनका कि जो वहाँ के अंतिम राजा थे सुशर्मा, उनका हत्या करके सिमुक ने, तथा जो बचे खुचे शुंग मुखिया थे या जो बची खुची शक्ति थी शुंगों की, उसका दमन करके उन्होंने सातवाहन वंश की नींव रखी। और पुराणों में उससे सिमेक, उनका अन्य भी नाम है। क्या क्या नाम है? पुराणों में उससे सिमेक के अतिरिक्त, सिमुक के अतिरिक्त सिसुक, सिंधुक, सिप्रक, इन नामों से इनको पुकारा जाता है। क्या क्या नाम है उनका? उपनाम क्या है? अन्य नाम क्या है दोस्तों? सिमुक तो उनका नाम था ही, सिसुक भी, और सिंधुक तथा सिप्रक आदि नामों से इनको पुकारा गया है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, यहाँ से थोड़ा जान लेते हैं। जैन धर्म अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का निर्माण करवाया। जैन ग्रंथों के अनुसार कहा गया है सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन धर्म का और बौद्ध धर्म के मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु अपने शासनकाल के अंतिम काल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारण उसे पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत प्रतापी राजा नहीं हुआ उस टाइम का, इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके जो है इसकी क्रूरता के कारण ये बहुत दुराचारी हो गया था अपने शासन के अंतिम काल में, तो इसीलिए इसकी हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद इसका जो भाई था कृष्ण, या जिन्हें कान भी कहा जाता है, कृष्ण ने सत्ता संभाली। और कृष्ण सत्ता संभालते हैं किसकी जगह? सातकर्णी प्रथम की जगह। सातकर्णी प्रथम जो थे वो सिमुक के ही पुत्र थे, लेकिन अल्पवयस्क होने के कारण जो है कृष्ण को सत्ता संभालनी पड़ी। तो आइए देखते हैं आगे। तो कृष्ण जो हैं उनका जो शासनकाल था 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल था। जब सिमुक की मृत्यु हो गई, सिमुक की हत्या हो गई, उसके बाद कृष्ण जो है सत्ता को संभालते हैं, शासन को संभालते हैं। तो सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कान, या उनका नाम कृष्ण है, राजा बना, क्योंकि सिमुक के पुत्र सातकर्णी अवयस्क था। ठीक है, उसका उम्र नहीं था उस टाइम, बहुत तो छोटा था, बाल्यावस्था में। तो कृष्ण ने अपने साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया। उसके श्रमण, मतलब उसका एक अमात्य था, या कहा जा सकता है कि महामात्र, उसके एक महामात्र ने, जिनका नाम क्या था? श्रमण, ने नासिक में एक गुहा का निर्माण करवाया था। गुहा का मतलब गुफा होता है। यहाँ से प्राप्त एक लेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। उसने 18 वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, तो जो नासिक में गुहा का निर्माण कृष्ण के जो अमात्य थे या महामात्र थे, श्रमण ने नासिक में गुहा का या गुफा का निर्माण करवाया। तो उस गुफा में लिखा गया है, एक लेख मिलता है। उस लेख में लिखा गया है कि यहाँ के जो राजा हैं वो कृष्ण हैं, और
उन्होंने 18 वर्ष तक राज किया था। तो कृष्ण की मृत्यु के पश्चात जो है श्री सातकर्णी जो सिमु का पुत्र था सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठा। तो जब कृष्ण की मृत्यु हो गई उसके बाद जो सातकर्णी थे, जो कृष्ण के शासनकाल में जो अल्पवयस्क थे, वो जवान हो चुके थे और फिर उसके बाद उन्होंने गद्दी संभाली। तो सातकर्णी प्रथम का जो शासनकाल था वो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक सातकर्णी प्रथम का शासनकाल था। और ये सातकर्णी प्रथम जो है, सातकर्णी नाम का जो अपने नाम के आगे सातकर्णी लगाते थे, ये आंध्र सातवाहन वंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने सातकर्णी नाम का उपाधि धारण की। तो अब आगे देखते हैं इसमें। सातकर्णी प्रथम प्रारंभिक सातवाहन नरेशों में से महान था। उसने अंगीय कुल, ठीक है, अंगीय कुल के महारथी कायरों की पुत्री नायनिका, ठीक है, उसने क्या किया, सातकर्णी प्रथम ने, उनका विवाह किससे हुआ था, अंगीय कुल के महारथी त्रैनकैरों की पुत्री नायनिका, या उनका एक नाम और है नागनिका, के साथ विवाह कर अपना प्रभाव बढ़ाया। नायनिका ने एक वहाँ पर क्या था, नाना घाट, ये क्या है, अभिलेख, नाना घाट अभिलेख है। इसी से आंध्र सातवाहन वंशों के जो राजा थे उनका उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख से ही सिमुक का भी जो सिमुक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और इस नाना घाट अभिलेख को नायनिका का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है, नायनिका का अभिलेख भी इसी अभिलेख को कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि इसमें सातकर्णी प्रथम के शासनकाल का जो भी वहाँ का घटना था, घटना कालक्रम में जो भी कुछ घटित हुआ था, उसकी सभी सूचनाओं पर प्रकाश डाला गया है इसी अभिलेख में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसी में जो नाना घाट में भी उल्लेखित है, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा, अनूप का मतलब, अनूप प्रदेश का मतलब हुआ नर्मदा घाटी, तथा विदर्भ के क्षेत्र प्रदेशों की विजय की, ठीक है। विदर्भ उनसे सुंगों से छीना तथा दृढ़ समय के लिए उस पर अपना नियंत्रण रखा, ठीक है। तो ये क्या था मित्रों कि ये नाना घाट अभिलेख जो है उसमें उल्लेखित है कि सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश या नर्मदा घाटी जिसे कहा जाता है, तथा विदर्भ प्रदेशों की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और उसमें ये भी उल्लेखित है कि विदर्भ जो है उन्होंने सुंगों से छीना था और उस पर कुछ समय के लिए, और उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण राजा नहीं रहे हैं और ना ही आंध्र सातवाहन वंश से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और थोड़ा सा हम पॉइंटों में बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सातवाहन के समय सातवाहन की राजकीय जो भाषा थी, सातवाहन की राजकीय भाषा, क्या राजकीय भाषा क्या थी, राजकीय भाषा उस समय की यहाँ की राजकीय भाषा थी प्राकृत। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या भाषा थी, राजकीय भाषा प्राकृत थी, और किस लिपि में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में। किस में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में, या हाँ इसे ब्राह्मी लिपि ही कहा जा सकता है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखी जाती थी। और एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो चांदी के सिक्के चलते थे इस शासनकाल में, चांदी व तांबे के जो सिक्के चलते थे उसे क्या कहा जाता था, करसापढ़। क्या, करसापढ़। सातवाहन काल में जो चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था उसे करसा या कारसा पढ़ कहा जाता था।
और जो सातवाहनों के आर्थिक लेन देन के लिए जो सिक्कों का प्रयोग होता था वो सिक्के कैसे थे? शीशे के थे। क्या थे? शीशे के सिक्के थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया था और सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, भूमि दान देने की प्रथा ब्राह्मणों को सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? सातवाहन वंश के शासकों ने की थी। और इनका एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सातवाहनों ने मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का शुरुआत किए थे और ये प्रमाण भी मिलता है। जैसे वहाँ के जो राजा थे, एक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये जो नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो ये सातकर्णी जो थे उनकी माता का नाम गौतमी था। तो इन्होंने अपने माता का नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमी नाम जो है अपने नाम के आगे लगाया है। तो इसमें क्या था कि जो भी राजा हुए सातवाहनों के आगे चलकर उन्होंने अपने नाम के आगे माताओं का नाम लगाया, लेकिन जो है उनके जो उत्तराधिकारी होते थे वो पुत्र ही होते थे, भले ही वो अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। तो उनके जो प्रथम प्रतापी राजा हुए वो, उनका नाम तो सातकर्णी प्रथम था, लेकिन बीच में एक बार इनकी शासन जो है लड़खड़ा गया था। जब सातकर्णी प्रथम का शासनकाल जब समाप्त हुआ, उसके बाद जो है इनका शासन पूरी तरीके से लड़खड़ा गया था, डगमगा गया था। लेकिन जो 23वें शासक जब आए गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनका शासनकाल जो था वो 106 से 130 ईसा पूर्व था। तो उन्होंने फिर से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 106 से 130 ईसा पूर्व में जब शासन उन्होंने संभाला तो फिर से एक बार सातवाहनों का प्रतिष्ठा फिर से वापस लाई। तो नासिक के गुहालेख में गौतमी सातकर्णी द्वारा विजित प्रदेशों का वर्णन किया गया है और उसमें 10 विजित प्रदेशों का वर्णन किया गया है कि उन्होंने 10 प्रदेश जीते थे। वो प्रदेश कौन कौन से थे, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रदेश था जो, उसका नाम था ऋसिक। क्या नाम था? ऋसिक। दूसरा प्रदेश था अस्मक। क्या था? दूसरा प्रदेश था अस्मक। और तीसरा था मूलक। और चौथा था सुराष्ट्र या सौराष्ट्र कह सकते हैं। ठीक है, सौराष्ट्र। और पांचवा था कुकुर। क्या था? कुकुर। और छठा था अपरांत। सातवां था विदर्भ। और आठवां था अनूप प्रदेश। और नौवां था आकर। और 10वां था अवंती। तो ये जो 10 प्रदेश हैं ये नासिक के गुहालेख में वर्णित किए गए हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा ये विजित प्रदेश हैं और ये सातवाहन वंश के महानतम 23वां शासक था और इन्होंने अपने माता गौतमी के साथ मिलकर शासन किया था। और ये सातवाहन वंश के समझ लो कि अपने माता का नाम सर्वप्रथम इन्होंने उल्लेख किया था अपने नाम के आगे और तभी से ये परंपरा बन गई थी। ठीक है, और इनका जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में मालवा और मालवा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक। कहाँ तक? कृष्णा नदी तक इसका विस्तार था। बाकी का आपने मैप में देखा ही है पहले ही। और इनको जो है नासिक के अभिलेख में
नासिक के अभिलेख में कहा गया है कि ये एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण या वेदों का आश्रयदाता इन्हें कहा गया है, पर्वतों का स्वामी कहा गया है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी इन्हें कहा गया है। और इन्होंने शक शासक नहपान को हराकर उनकी हत्या कर दी थी। कौन? शक शासक नहपान को। ठीक है, किसको? शक शासक नहपान को हराकर उनकी हत्या कर दी थी। बाकी का दोस्तों इसमें और बहुत सारे राजा रहे हैं, लगभग 30 राजा का वर्णन सातवाहन वंश की सूची में मिलता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे उसमें हमने तो उनके बारे में बता ही दिया था। कुछ और भी महत्वपूर्ण शासक हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ से नहीं पुट अप होते एग्ज़ाम में, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं देंगे। तो बस ये देख लेते हैं कि कितने शासक हुए थे और उन शासकों का नाम देख लेते हैं। तो हम पहले शासक देखें तो सिमुक थे, दूसरे कान या कृष्ण, तीसरे कहीं कहीं पे देखिए मालिया सातकर्णी भी उनका नाम है, लेकिन सातकर्णी प्रथम के नाम से वो जाने जाते हैं। और चौथे जो थे पूर्णोथंगा, और पाँचवें सातकर्णी, छठें लंबोदर सातवाहन, सातवें हाला, और हाला सातवें हैं। और उसके बाद मंडलाक, उसके बाद हैं पुरिंद्रसेन, फिर सुंदर सातकर्णी, फिर काकोरा सातकर्णी, फिर महेंद्र सातकर्णी, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, और वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी जो हैं इन्होंने ही परंपरा स्टार्ट की, जो अपने माताओं का नाम आगे लगाने के लिए, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट की है अपने माता का नाम आगे लगाने के लिए। और अगर थोड़ा सा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के बारे में अगर हम देखें तो ये भी एक प्रमुख शासक ही रहे हैं। इनके बारे में भी इतिहास में वर्णन हुआ है कुछ, ये महानतम शासक ही रहे हैं। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात जो है उनके पुत्र थे ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, तो ये सातवाहनों का राजा बनते हैं। और पुराणों में जो उनके नाम का उल्लेख हुआ है वो उनका नाम लिखा है पुलोमा सातकर्णी। क्या नाम है? पुलोमा सातकर्णी। पुराणों में इनका नाम क्या मिलता है? पुलोमा सातकर्णी। और टालमी ने वर्णन किया है, टालमी के विवरण के अनुसार अगर देखा जाए तो इनका नाम क्या, टालमी ने क्या रखा है इनका नाम? सिरोपोलीमेओस। क्या नाम है? सिरोपोलीमेओस। किसके अनुसार? टालमी के अनुसार। तो इन्होंने जो है नवनगर की स्थापना की थी। अगर इनके बारे में देखा जाए तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने नवनगर की स्थापना की थी इन्होंने। और कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उनका जो है शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, और इनका विवाह जो है, इनका विवाह गौतम क्या नाम था, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का जो विवाह है शक शासक जो थे रुद्रदामन, क्या नाम था उनका? रुद्रदामन के जो प्रथम पुत्री थी उनसे विवाह हुआ था। ठीक है, उनके प्रथम पुत्री से। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का विवाह शक शासक रुद्रदामन के प्रथम पुत्री से हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये रुद्रदामन प्रथम के शासन के बाद जो है फिर से शकों से जो इनका संबंध था वो खराब हो गया। तो ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी थे, जब रुद्रदामन से इनका संबंध खराब हो गया तो इन्होंने इनको 2 बार पराजित किया। कौन? रुद्रदामन ने इनको 2 बार पराजित किया था। लेकिन फिर भी ये सातवाहनों की प्रतिष्ठा और शक्ति बनाने में
बनाए रखने में कामयाब थे। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी हुए। ठीक है, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी भी हुए और फिर उसके बाद आए यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये यज्ञश्री सातकर्णी जो थे ये अंतिम शासक थे सातवाहन वंश के। और शिवश्री से इनका वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी के बारे में अगर हम सप्तकर्णी के बारे में अगर बात करें तो इनका शासनकाल 158 से 170 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और ये पुलवामी के भाई थे, या ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये रुद्रदामन के दामाद भी थे। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का विवाह भी रुद्रदामन की पुत्री के साथ हुआ था। और ये वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी जो थे इनका भी विवाह रुद्रदामन की पुत्री के साथ हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो अंतिम शासक हुए वो हुए यज्ञश्री सातकर्णी। तो आंध्र सातवाहन वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जो इम्पॉर्टेंट थे उसको मैंने करा दिया है। अब आगे जो होगा कुषाण वंश के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।